नमस्कार। दूरदर्शन राजस्थान के कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। आधुनिक जीवन शैली ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तकनीकी प्रगति हो या वैज्ञानिक प्रगति, उसके साथ साथ हमारी बड़ी मानसिकताएं और हमारी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं और उसके साथ उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आपको बता दें कि साथ में महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ और जो हम व्यस्त दिनचर्या अपना लेते हैं उसका नतीजा होता है हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। जी हाँ, न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी ये दिनचर्या प्रभावित करती है। किस तरीके से मानसिक स्वास्थ्य आपके जीवन में एक गंभीर समस्या पैदा कर सकता है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करने से पहले आपको बता दें, हम इस पर इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि मन का स्वास्थ्य तन के स्वास्थ्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जी हाँ, क्योंकि मन के स्वास्थ्य के साथ ही आप अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं। तो मन का स्वास्थ्य अगर सही होगा तो आप किस तरीके से जितनी भी डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस, जितनी भी मनोविकार संबंधित रोग है उससे बचाव कर सकते हैं, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव राजेंद्र, जो कि SMS मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर हैं मनोरोग विकार से। साथ ही आपको बता दें मनोरोग विभाग के HOD हैं वो फोर्टिस हॉस्पिटल से, और उनको करीब 20 साल से ज़्यादा का अनुभव भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन स्टूडियो में सर। सर से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको बता दें क्योंकि दर्शक हमारे लिए हमेशा खास होते हैं, तो आप भी अगर हमारे साथ कोई सवाल करना चाहते हैं, हमारे विशेषज्ञ से इस रोग से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0141-2704-999, 0141-2704-098, और साथ ही वो स्क्रॉल होता रहेगा, तो जल्दी से हमारे साथ जुड़िए और अपना सवाल पूछिए। सर, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य पर हम बात कर रहे हैं। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य को आप किस तरीके से देखते हैं, मानसिक विकार को आप किस तरीके से देखते हैं, और हालिया जो स्थिति है हमारे देश में वो क्या कहती है? मैडम देखिए, मेंटली हेल्दी, मानसिक रूप से स्वस्थ उस व्यक्ति को माना जाता है जो अपने थॉट्स, सोच को, इमोशंस को और अपने जो एक्शंस हैं उनमें एक बैलेंस और सामंजस्य बैठा पाए जी। जो अपने आसपास होने वाला जो भी एनवायरनमेंट में जो भी बदलाव है उसे कोप कर पाए, जीवन में आने वाली परेशानियों से खुद को बेहतर रूप से अडेप्ट कर पाए, और उसके साथ साथ उसको जो भी पोटेंशियल है, जो भी भगवान का दिया हुआ उसमें जो भी क्षमताएं हैं, मानसिक क्षमताएं हैं, उनको पूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर पाए। ऐसे व्यक्ति को हम मानसिक रूप से स्वस्थ मानते हैं। अब जब हम ये सब चीज़ें नहीं कर पाते और उसकी वजह से अगर हमारी फंक्शनिंग में असर आए, फंक्शनिंग में चाहे हमारे खुद की काम करने की दिनचर्या में दिक्कतें आने से लगे, चाहे हमारे काम में कोई व्यधन आने लगे, या फिर हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं हमारे आसपास के लोगों, हमारे हस्बैंड से, वाइफ से, बच्चों से, या हमारे मदर से, फादर से, पेरेंट्स से, दोस्तों से, उसमें कोई रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम आने लगे, या फिर हमारा जो वर्क आउटपुट है उसमें करने में हमें दिक्कतें आने लगे, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में माना जाता है कि इस व्यक्ति को मेंटल इलनेस हो सकती है। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से बताया कि अभी हालिया स्थिति ये बताती है, लेकिन अगर हम आधुनिक जीवन शैली की बात करते हैं, क्योंकि हमारा विषय भी यही है, आजकल हालिया जो जीवन शैली चल रही है, दिनचर्या चल रही है, इतने व्यस्त हो गए हैं अपने एम को पाने के लिए, तो इसका प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर किस तरीके से पड़ता है और क्या कारण हम मानते हैं मानसिक रोग में? देखिए मैडम, आपका बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने अर्पिता जी। जो हम देखें कि कोरोना और कोरोना के बाद में जिस तरह से जीवन शैली में परिवर्तन आया है, वो एक काफ़ी ड्रास्टिक और एक बहुत ही सडन चेंज आया है हमारे जीवन शैली में। एक तो जो हमारी व्यस्तता बढ़ती जा रही है, उससे हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम खुद से जुड़ पाएँ, खुद के स्वास्थ्य पे, एक्सरसाइज पे, योगा पे, उन चीज़ों पे खुद पे ध्यान दे पाएँ, म्यूज़िक सुन पाएँ, कोई अच्छा कुछ पढ़ पाएँ, कुछ अच्छा लिख पाएँ। दूसरी ओर इसके साथ साथ हमारे ऊपर जो काम का प्रेशर है वो भी बढ़ता जा रहा है जी। थर्डली ये है कि एक जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें भी काफ़ी परिवर्तन आ गया है, क्योंकि जैसे जैसे व्यस्तता बढ़ती है तो हम रिलेशनशिप्स को समय नहीं दे पाते, तो इस तरीके की लोगों से जुड़ते नहीं, लोगों को फ़ोन्स नहीं करते, तो एक सोशल कनेक्टेडनेस हमारी समय के साथ कम होती जाती है। तो उसकी वजह से भी हमारे उसमें असर पड़ रहा है मानसिक स्वास्थ्य में। उसके साथ साथ कुछ जैसे बीच में नशा करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है, आपने देखा होगा कि धीरे धीरे ये भी बढ़ती जा रही है। और एक जो हमारा जो एक दोस्त है, हमारा दुश्मन भी है,
और एक हमारे लिए एक सुविधा भी है, एक जो एक मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन। और डेफिनेटली इंटरनेट का जो रोल है वो भी एक बहुत बड़ा रोल हो गया है। जहाँ एक तरफ ये मोबाइल हमारे को एक ऐसा दोस्त दे देता है जो कि हर एक समय हमारे को एंटरटेन रखता है, हम अपनी पसंद की चीज़ें देख सकते हैं, खुद को खुश रखने की कोशिश कर सकते हैं, मगर वहीं कहीं ना कहीं हमारे को सोसाइटी से काटता है। अगर मान लीजिए मैं उदास हूँ, मैं जो चाहता हूँ कि मैं खुश हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं 4 लोगों से जाके मिलने की कोशिश करूँ, उनमें से एक मेरा दोस्त बनेगा, बाकी 3 से हो सकता है मेरी बाद में दोस्ती हो जाए, बट वो एक सोशल कनेक्टेडनेस बढ़ती है। मगर ये मोबाइल हमारे को, अगर मैं उदास हूँ तो ये मोबाइल मेरे को कंटेंट दे देगा, मेरे को सोशल कनेक्टेडनेस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। तो इन सभी चीज़ों से धीरे धीरे हमारे उस जो जीवन शैली है उस पर असर आ रहा है। आप देखेंगे कई लोग हैं जो कि रात तक जग रहे हैं, अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। कई लोग तो स्थिति इतनी परेशान करने वाली हो गई है उनकी कि जब तक हम 15 मिनट देखेंगे नहीं, हमारे को नींद नहीं आएगी। तो ये जो सब चीज़ें, जो बदलाव आ रहा है, इसकी वजह से धीरे धीरे जो हम देखेंगे तो मानसिक रोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं हमारी सोसाइटी। बिल्कुल, जो आपने जीवन शैली की बात करी है, अगर हम बात करते हैं जो लक्षण हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमें पता नहीं होता है कि हमें मानसिक बीमारी है, या हम उसे एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते कि हम मनोरोग हो सकते हैं। तो आपके हिसाब से क्या लक्षण पाए जाते हैं एक मानसिक रोगी में? देखिए, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, पर क्या है कि अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरीके के लक्षण आते हैं जी। मगर जो कुछ शुरुआती लक्षण जिनसे आपको, अगर आपके साथ भी हो रहे हैं तो आपको लगना चाहिए कि हाँ, कहीं ना कहीं कोई चीज़ गड़बड़ा रही है ना, मुझे थोड़ा सा सचेत होना चाहिए, मेरे फैमिली मेम्बर के लिए सचेत होना चाहिए। तो उनमें एक चीज़ होती है चिड़चिड़ापन। अच्छा। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लग जाना, मूड का फ्लक्चुएट करना, कि सिचुएशन हो सकता है उतनी ख़राब नहीं हो, फिर भी अगर हमारा मूड फ्लक्चुएट कर रहा है, उसके साथ साथ हमारी सोच ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही है। कोई भी चीज़ है, हम किसी काम करने पे निकले हैं, उसका होना ना होने के चांसेस बराबर हैं, फिर भी हम ज़्यादा यही सोच के चल रहे हैं कि वो चीज़ नहीं होगा। उसके साथ साथ हम थोड़े ज़्यादा जजमेंटल होते जा रहे हैं, लोगों को ज़्यादा नेगेटिवली देखने लगे हैं। हमारी नींद के जो घंटे हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। नींद अगर हमारी टूट रही है, कोई बेवजह हमारे को कोई घबराहट, बेचैनी वगैरह ऐसा कुछ पैदा हो रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे जो फोकस और कंसंट्रेट करने की अगर कैपेसिटी में दिक्कतें आ रही है, तो हमें सोचना चाहिए कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारे में भी कुछ दिमाग में की जो फंक्शनिंग है उस पर कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है, और हमारे को हमारे किसी दोस्त से, मित्र से, किसी डॉक्टर से डिस्कस करने की जरूरत है सर। क्योंकि इस शुरुआती लक्षण की आपने बात करी है। सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हेलो, क्या आपको आवाज़ आ रही है हमारी? हेलो मैम। हेलो, नमस्कार मैम। जी सर, क्या नाम है आपका और क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा नाम राकेश है जी। मैं ये माइग्रेन के लक्षणों के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या सिम्टम होते हैं इसके? हेलो, वो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में हमारे से जानना चाहते हैं। जी, वो माइग्रेन भी है उनको, तो उनको पूछ रहे हैं कि लक्षण क्या इससे रिलेटेड हो सकते हैं मनोरोग से? माइग्रेन और बाइपोलर जी, दोनों के। देखिए, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर जो है वो एक तरह का मूड डिसऑर्डर है। इसमें हमारे को जो है 2 प्रकार के मूड के सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे पहले कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है कि हमारे को कुछ मेनिया के सिम्टम्स आएँ। मेनिया के सिम्टम्स आएँ जैसे हम पहले से ज़्यादा खुद को खुश महसूस करें, खुद के एनर्जी लेवल्स थोड़ा हाई लगे हमें, हमारी सोच थोड़ी ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाए, थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए, हमें लगे कि हम थोड़ी नई नई चीज़ें खरीदें, लोगों से ज़्यादा बात करें, ज़्यादा बोलें। नींद टूट सकती है, नींद में है ना व्यधन आ सकता है, और हो सकता है कि हमें लगे कि हम 3-4 घंटे में मोबाइल की तरह चार्ज हो जाते हैं और हम पूरे दिन लगातार काम कर पाते हैं। तो ये एक मैनिक सिम्टम्स होते हैं। अगर इन मेनिया के साथ साथ दूसरी तरफ साथ में डिप्रेशन के सिम्टम्स, जो कि इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं, जैसे कि उदास हो जाना, लोगों से बातचीत कम करना, अकेले रहना, इस प्रकार के अगर सिम्टम्स, अगर ये दोनों प्रकार के सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आपको बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है। जहाँ तक कि इसका संबंध माइग्रेन से रहा है, माइग्रेन वाले पेशेंट्स में ये देखा गया है कि डेफिनेटली जो डिप्रेशन है उसके जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो माइग्रेनर्स हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10% हमारी पॉपुलेशन के हैं, उनमें 20 to 30% चांस बढ़ जाता है कि उनमें से कुछ लोगों को डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपके बाइपोलर के साथ माइग्रेन की भी प्रॉब्लम है तो आपको डिप्रेसिव एपिसोड्स होने के जो चांसेस हैं
वो थोड़े से बढ़ जाएंगे और बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर पेशेंट्स के बशर्ते। बिल्कुल सर, डिप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, लगातार आपने बताया डिप्रेशन वर्ड, लेकिन अगर हम बात करें मेंटल इलनेस के बारे में तो क्या क्या प्रमुख मेंटल इलनेस डिप्रेशन के अलावा पाई जाती है सामान्य तौर पर? देखिए अनुपमा जी, सबसे जो कॉमनेस्ट जो साइकेट्रिक इलनेस है वो है एंजाइटी डिसऑर्डर्स। ओके। और एंजाइटी डिसऑर्डर्स में भी सबसे कॉमनेस्ट होते हैं फोबियाज। फोबिया मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी चीज से डर लगता है, डर लग रहा है, या जिसको डर कहते हैं हम, उसको थोड़ा घबराहट या एंजाइटी की ज़्यादा वो देते हैं, तो वो किसी ना किसी चीज़ से घबरा रहे हैं। अब चाहे वो किसी को हाइट से डर लग रहा है, किसी को है ना क्लोज स्पेसेस में रहने से उनको डर लग रहा है, कुछ लोगों को लिजर्ड से डर लगता है, कईयों को स्पाइडर से डर लगता है। तो ये इस तरह के जो फोबियाज हैं, जो स्पेसिफिक फोबियाज हैं, वो सबसे कॉमनेस्ट साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी माने जाते हैं। उनके बाद अगर हम बात करें तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो ज़्यादातर डिप्रेशन को देते हैं। तो लाइफ टाइम में अराउंड 20% ऑफ फीमेल्स और अराउंड 10% ऑफ मेल्स को कभी ना कभी डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो डिप्रेशन कम्स नेक्स्ट। मगर कहा यह जाता है कि अगर हम ये सब चीज़ें हम बात जब ही करें जबकि हम एडिक्शंस को हटा दें। तो अगर हम देखें तो अगर सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस होती है वो टोबैको यूज डिसऑर्डर की है। अच्छा। तो प्योरली अगर देखें और एडिक्टिव डिसऑर्डर्स में देखें तो टोबैको यूज डिसऑर्डर डेफिनेटली सभी जो डिसऑर्डर्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंस है। उसके बाद एंजाइटी डिसऑर्डर्स की अराउंड 33 to 40%। उसके बाद फिर अगर डिप्रेशन की देखें तो अराउंड 20 to 10% जैसे फीमेल्स और मेल्स में होता है ना। और उसके बाद फिर बाकी और सभी डिसऑर्डर्स की उससे थोड़ा सा ओसीडी, स्ट्रेस और ये सब इंक्लूडेड होता है। जी, एक टर्म और है सिजोफ्रेनिया करके, जहाँ तक मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा जो मेंटल इलनेस की अगर बात की जाती है तो खतरनाक समस्या ये मानी जाती है। सर क्या है सिजोफ्रेनिया, इसके बारे में अगर हम संक्षिप्त में और बहुत साधारण भाषा में समझें तो? मैडम देखिए, सिजोफ्रेनिया क्या है, एक सोच का रोग है। अब उसमें व्यक्ति की क्या है, सोच बदल जाती है, उसको कहीं भी शंका और वहम होने लग जाता है। उसे शंका होने लग जाता है कि जैसे कि उनका हो सकता है कि मेरा पड़ोसी मेरे खिलाफ हो सकता है कि है ना मेरा जो बॉस है वो मेरे खिलाफ हो। दूसरी तरफ उसको डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस होने लग सकता है, उसको लगने लग जाता है कि आसपास की जो गतिविधियां हैं हो सकता है वो मेरे लिए कुछ नेगेटिव हो या फिर मेरे को कोई मैसेज दे रही हो जिससे मेरा नुकसान हो सकता है। अब जब किसी को इस तरह की सोच हो जाएगी तो उससे काफ़ी डर और दहशत पैदा होता है, उससे उसकी बहुत ज़्यादा उसको घबराहट होती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, और उसके जो जिन लोगों के प्रति उसका डर होता है उनसे डेफिनेटली वो उस व्यक्ति के प्रति उसका चिड़चिड़ापन, गुस्सा वगैरह होने लग जाता है, नींद कम होने लग जाती है, वो थोड़ा से कटे कटे रहने लग जाते हैं, और इसके साथ साथ है ना अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसको फॉलो करने में उनको दिक्कत आने लग जाती है। जी बिल्कुल। तो मोटा मोटा जो है शिजोफ्रेनिया जो है वो ये है। बट हमें ये कहना कि शिजोफ्रेनिया बहुत खतरनाक बीमारी है, डेफिनेटली मैं मगर अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि देखिए बीमारी बुरी है या अच्छी है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसको इलाज से कितना अच्छा फ़ायदा हुआ है जी। और इलाज से किसको कितना अच्छा फ़ायदा होगा वो कह पाना मुश्किल होता है। डॉक्टर को भी शुरू में दवाइयाँ देनी पड़ती शिजोफ्रेनिया में। तो कई जो शिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं बहुत ही अच्छी तरह से, सुंदर तरीके से पूरी तरह ठीक है। कई डॉक्टर्स हैं जो कि इवन 50 इवन 100 के पेशेंट्स देख रहे हैं पर डे ओपीडी में, बट उनको शिजोफ्रेनिया है। इवन 30 अल्ट्रासाउंड्स कर रहे हैं, उनको शिजोफ्रेनिया है, वो अपनी दवाई लेते हैं और आराम से देख रहे हैं जी। मगर जो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं शिजोफ्रेनिया वाले, तो कई पेशेंट्स ठीक नहीं हो रहे। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बीमारी बड़ी है या छोटी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है इलाज लिया जाए, और अगर इलाज से उसको फ़ायदा होता है तो कोई भी बीमारी बड़ी नहीं। बिल्कुल सर, क्योंकि हमारे व्यूअर्स में से एक सवाल भी आया था कि अगर उसको सिजोफ्रेनिया है तो अगर वो मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं तो इसके अलावा भी कोई सब्स्टिट्यूट होता है सिजोफ्रेनिया के साथ क्योर करने का और उससे प्रिवेंट होने का? देखिए मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल शिजोफ्रेनिया को डेफिनेटली अगर उनको शिजोफ्रेनिया है तो उनको जो मेडिसिन हैं दे आर द मेन स्टे, तो उनको मेडिसिन को तो रखना पड़ेगा, बट मेडिसिन हायर डोजेज में ज़रूरत नहीं है। जब पेशेंट्स इंप्रूव हो जाता है तो लोअर डोजेज में भी ले सकता है। उसके साथ साथ उनको कुछ अपनी जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा, जिससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि जीवन शैली को सरल रखना पड़ेगा। अच्छा। आसपास के लोग हैं उनसे सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा, अपना जो डेली लाइफस्टाइल है और डेली रूटीन है उसको सेट करना पड़ेगा। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, आसपास के लोगों से सामंजस्य बनाए रखना और अपने काम के और दिनचर्या के लिए नियमित होना,
ये भी उसको काफ़ी हद तक मदद कर सकता है उनकी। बिल्कुल सर, अगर बात करते हैं मेंटल इलनेस की, तो हम जानना चाहते हैं कि किन किन लोगों में मेंटल इलनेस सबसे ज़्यादा तादाद में पाया जाता है, क्योंकि महिलाओं की अगर आपने बात करी है तो महिलाओं में सबसे ज़्यादा ये देखे जाते हैं डिप्रेशन का जो शिकार होती हैं, चाहे वो डिलीवरी के बाद देख लो, पोस्टमार्टम जो सिचुएशन होती है उसमें भी डिप्रेशन सबसे ज़्यादा महिलाओं में पाया जाता है। तो आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा मेंटल इलनेस किन लोगों में पाई जाती है? मैडम देखिए, अगर हम देखें तो डेफिनेटली जो वुमेन है वो और जो महिलाएं हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा प्री डिस्पोज्ड हैं और मेल्स के बशर्ते मेंटल इलनेस के लिए। उसके कारण कई तरीके के हैं, उसमें कई केमिकल चेंजेस भी हैं, कई उसमें हार्मोनल चेंजेस भी हैं जो इन्वॉल्व हैं, और एक जो महिला का जो रोल है समाज में वो काफ़ी बड़ा है। उनका रोल हो, चाहे वो फिर एक बेटी की तरह हो, चाहे वो कहीं सिस्टर की तरह हो, चाहे वो किसी की है ना वाइफ की तरह हो, और फिर बाद में खुद मदर की तरह हो। तो एक बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ रोल्स जो एक वुमेन को करने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से भी डेफिनेटली उन पे प्रेशर काफ़ी होता है। मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी हेल्थ पे ध्यान देना भूल जाती हैं और वो उसका असर जो होता है वो मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। डेफिनेटली। और प्रेगनेंसी जैसा कि आपने मेंशन किया, ये एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है। जब है ना फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके डेफिनेटली हार्मोनल बहुत से चेंजेस होते हैं, जो ब्रेन में न्यूरोकेमिकल चेंजेस भी बहुत से होते हैं, जिसकी वजह से वो प्रीडिस्पोज हो जाती हैं उस समय मेंटल इलनेस की। बट हाँ, उस समय ट्रीटमेंट लेने से खुद उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है और उनके होने वाले बेबी के लिए भी काफ़ी बेटर रहता है। ठीक है सर, महिलाओं की हमने बात कर ली है, लेकिन आज की तादाद की अगर बात करें करंट सिचुएशन की, तो करीब, अगर जब मैं गलत नहीं हूँ तो 14% जो बच्चे हैं वो अवसाद से ग्रसित हैं। लेकिन अगर युवाओं की भी अगर हम बात करते हैं तो युवाओं में अवसाद की जो स्थिति है वो क्या रहती है और क्या कारण होते हैं? क्या आपको लगता है ये जो आजकल इंटरनेट है या इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जो भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, गेमिंग की बात कर लें या गैम्बलिंग की बात कर लें, ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मेंटल स्ट्रेस में? मैडम देखिए, युवाओं पे इस समय अगर हम देखें तो हमारे युवाओं पे क्या है कि आपका कहना सही है कि काफ़ी सारे जो वेक्टर्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ उनके ऊपर एक्ट कर रही हैं। अच्छा। डेफिनेटली जो हम देखें तो कोरोना के बाद एक जो उनके सोशल स्किल्स थे, सोशल स्किल्स में एक बदलाव आया है। अगर आप भी देखेंगे आजकल के जो बच्चे हैं उनमें एक तरीके से उनको वो लग रहा है कि समाज से 3 साल कट गए हैं। तो जो 3 साल में जो कट गए हैं तो उन्होंने एक काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस में लूज कर दिया है कि किस तरीके से स्ट्रेस को उनको हैंडल करना है। अब जब ये लोग ही युवा में जा रहे हैं तो डेफिनेटली इनके पास वो उस तरह का टेम्पलेट नहीं है जिसको ये फॉलो कर सकें। दूसरा, हमारे युवा के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। डेफिनेटली कईयों की स्टडीज़ बहुत रिगोरस हैं, कई कॉम्पिटिशन्स में काफ़ी उनके ऊपर प्रेशर रहता है। पेरेंट्स की तरफ से भी काफ़ी एप्रोप्रिएट या इनएप्रोप्रिएट प्रेशर रहता है कि वो लोग परफॉर्म करें। कंपैरिजन बहुत रहता है। पेरेंट्स जो हैं युवाओं का कंपैरिजन करते हैं कि भाई है ना एक्स ऐसा है और वो देखो दूसरा बेटा ही हमारा ऐसा है, तो दोनों का कंपैरिजन उसमें बहुत रहता है। इसके साथ साथ जो आसपास जो सोसाइटी चेंज हो रही है, उनके आसपास के जो फ्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, उनमें भी काफ़ी चेंजेस हैं। और साथ साथ में उनमें एक बढ़ता हुआ जो एडिक्शन का जो पैटर्न्स हैं, ये भी एक बहुत बड़ा व्यू हो गया है। ये सब फैक्टर्स के साथ साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर जैसा कि आपने बताया और मेंशन किया, वो है कि हमारा ये जो इंटरनेट और जो मोबाइल यूज़ है, इसके सबसे बड़ी जो हमें दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि किसी भी समाज का या किसी भी देश की एक सबसे बड़ी एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ होती है उसकी युवाओं की कॉन्सेंट्रेट करने की कैपेसिटी जी। और जब भी कोई समाज हो, चाहे कोई एजुकेशन सिस्टम हो, वो उसी चीज़ को धीरे धीरे डेवलप करने की कोशिश करता है, कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी को। हम ये देख रहे हैं कि जब से ये मोबाइल का यूज़ बढ़ा है तब से वो कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटीज़ पे काफ़ी डैमेज हुई है और लोगों का जो अटेंशन है वो स्प्लिट हो गया है, वो डिवाइड हो गया है। अगर हम खुद को ही देखें तो हम भी फोकस करके एक जगह नहीं कर पाते। कभी है ना उस तरफ मोबाइल रिंग कर रहा है, कई बार पेशेंट्स का भी प्रेशर आ रहा है, तो कई बार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो ट्रेंड है कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, बट वी आर नॉट एबल टू डू इट। तो ऐसे ही प्रेशर्स युवाओं के ऊपर भी काफ़ी हैं। साथ में जो वो मोबाइल का ओवर यूज़ है वो उनका काफ़ी समय भी यूज़ करता है। ठीक है। दूसरा, एक मोबाइल में अपने साथ में जो हमारे पास युवा आते हैं, मैं उनको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, ये मोबाइल भी एक पेन की तरह है। जब तक आप पेन को अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं, आप उसको किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करें, चाहे ड्राइंग के लिए करें, चाहे कैलकुलेशंस के लिए करें, कंट्रोल आपके हाथ में। बट अगर वही पेन अगर आपको यूज़ करने लग जाए और आप उसको सभी जगह वॉल्स पे, रूफ पे करने लग जाएं,
तो वो प्रॉब्लम बन जाता है। जी। इसी तरह से ये जो मीडिया है और जो हमारा मोबाइल्स हैं, तो ये एक तरह से एक टूल हैं, एक पेन की तरह ही टूल हैं। अगर हम यूथ उसको प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, यूथ चाहे कहीं पेरिफेरी में भी है तो उसके पास भी काफ़ी अच्छी एजुकेशन अवेलेबल है, बट अगर वो उसको मिसयूज़ कर रहा है तो उसके साथ साथ काफ़ी उनमें से कईयों के जो पथभ्रष्ट भी हो सकते हैं, कई अलग गलत रास्ते पे भी जा रहे हैं, कई जो हैं उनका फोकस कंसंट्रेशन में उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, समय बर्बाद कर रहे हैं, सोशल कनेक्टेडनेस कम होती जा रही है और एक एडिक्शन सा डेवलप होता जा रहा है जी। ठीक है, तो वो मोबाइल एडिक्शन भी अपने आप में एक अलग से डेवलप हो रहा है। जो गैजेट्स हैं इनके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों हैं, बट सही यूज़ करना भी आना चाहिए। और साथ ही जो पेरेंट्स का रोल है वो सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर आपके बच्चे युवा मानसिक अवसाद में हैं तो उनसे बातें कीजिए और उनकी समस्या का समाधान कीजिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो जी। हेलो, नमस्कार मैम, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ जी। क्या सवाल है मैम आपका? मैम ये सवाल है कि जैसे मैं डिप्रेशन के टैबलेट खा रही हूँ, 2 साल हो गए मेरे को लगातार खाते हुए। अच्छा। तो क्या मुझको पूरा 3 टाइम खाती हूँ मैं, तो मुझे क्या खानी ही पड़ेगी, क्या रेगुलर खानी पड़ेगी? जी, आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं कि सर आप बात कर लीजिए उनसे। मैडम आपको कितने साल हो गए डिप्रेशन की टैबलेट्स लेते हुए? हमको सर 2 साल हुआ। अभी हमारा इतना केस इतना खराब नहीं हुआ था, बट थोड़ा गुस्सा बहुत था हमको। तो उसके बाद में फिर हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला कि आप थोड़ा दवाई लीजिए, तो उससे मेरे को काफी आराम है। तो लेकिन मुझको लगता है जैसे मैं नहीं खाती तो मेरा सिर घूमता है, ऐसा होता है। तो क्या ये मेरे को साइकोलॉजिकली है या मुझको दवाई लेनी पड़ेगी हमेशा? महिलाओं में बहुत आम समस्या है ये। मैडम देखिए, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और उन महिलाओं के लिए भी है, क्योंकि महिलाओं में अवसाद और डिप्रेशन एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। हम ज़्यादातर ये सोचते हैं कि डिप्रेशन में ज़्यादातर मन उदासी की ओर ही जाएगा, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है। कईयों में चिड़चिड़ापन और इरिटेबिलिटी भी बढ़ सकती है, वो भी डिप्रेशन का मूड हो सकता है। उसके साथ साथ और भी जैसे चीज़ों में मन नहीं लगना, ठीक है, जैसे टीवी देखना, दोस्तों से बात करना, उन चीज़ों में मन नहीं लगना, तो और साथ में जल्दी थक जाना, फोकस नहीं करना, नेगेटिव विचार आना, ठीक है, चीज़ें लगना कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, मैं हेल्पलेस हूँ, तो ऐसे कई सिम्टम हो सकते हैं जो डिप्रेशन में होंगे। तो जिस भी डॉक्टर ने आपको देखा तो उन्होंने आपका डायग्नोसिस डिप्रेशन लिया। अब जो डिप्रेशन होता है उसमें हमें कई चीज़ें देखनी होंगी। जो फर्स्ट एपिसोड डिप्रेशन होता है उसमें यूजुअली हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आपको ठीक होने के बाद कम से कम 9 महीने दवाई लेनी पड़ेगी, और उसके बाद हम धीरे धीरे दवाई बंद कर देते हैं। और जिनका जैसे 1 से ज़्यादा एपिसोड्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि आपको 2 साल तक दवाई लेनी पड़ेगी, उसके बाद हम धीरे धीरे कम करते हैं। मगर ये जो है ये एक बिल्कुल जनरल गाइडलाइंस हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हर एक केस में ये इस तरीके की फॉलो हो। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हो सकता है कि किसी कहना जैसे आपको है या किसी और को, उनको डिप्रेशन था, हमने उस डिप्रेशन को ठीक कर दिया, हमने 9 महीने उनको दवाई दे दी, मगर उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि उस पर्सन की लाइफ में स्ट्रेस क्या क्या है। क्या उनकी लाइफ में ऐसा है कि उनके हस्बैंड से उनके रिलेशंस कैसे हैं, क्या हस्बैंड से रिलेशंस ट्रेंड है, वहाँ पे क्या फ़ाइट्स होती हैं, मदर इन लॉ से कोई फ़ाइट होती है, या फिर वो उसके जो उनके ऊपर मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली की भी है, जॉब की भी है, स्ट्रेस्ड आउट हैं, खुद पे ध्यान नहीं दे पा रहे, या साथ में कोई मेडिकल इलनेसेस हैं जैसे कोई थायराइड की इलनेस जो कि बहुत कॉमन होती है फीमेल्स में। तो अगर ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं तो फिर हमारे को जो मेडिसिन हैं उसके बियॉन्ड भी उस टाइम पीरियड के देनी पड़ सकती है। तो वो आप अपने डॉक्टर पे ही ये डिसीजन छोड़िए कि वो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस आउट करेंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि सवाल ले लेते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्ते, क्या नाम है, कहाँ से बोल रहे हैं, आपका सवाल कीजिए। मेरा राजेश कुमार नाम है, चरखीदारी से बोल रहा हूँ मैम। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है, जैसे मेरी मिसेज को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो उसके बचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सर वही शायद माइग्रेन की ही बात कर रहे हैं वो। तो देखिए, अगर आपके मिसेस को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो उनको बीच बीच में सीवियर हेडेक्स आते होंगे और आपने कुछ जांचें कराई होंगी, उन जांचों में ज़्यादातर कुछ आपको मिलेगा नहीं, है ना, और आपके डॉक्टर ने इसलिए उसका माइग्रेन का डायग्नोसिस बनाया है। तो माइग्रेन का अगर उनको प्रॉब्लम है तो आपको 3 प्रिकॉशंस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ है कि उनको जो खाना है
वो दिन में 3 बार खाना ज़रूरी है, 8 बजे, 2 बजे और 8 बजे। उसके साथ साथ उनको रेगुलरली 7 से 8 घंटे की नींद उनको निकालना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। और थर्डली, अगर वो धूप में जाती हैं तो उनको अपनी आइज़ को कवर करना चाहिए, चाहे वो अपने दुपट्टे से, शॉल से कर सकती हैं या फिर कोई भी काला चश्मा वगैरह लगा सकती हैं। तो ये तरीके हैं जो कि हम माइग्रेन के जो हेडेक हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी और उनके बार बार आने को कम कर सकते हैं और उनकी सिविरिटी को कम कर सकते हैं। जी। दूसरा, हमें समझना पड़ेगा कि जैसे ही हमें हेडेक हो तो इमीडिएटली हम हेडेक की टैबलेट लें, उसको डिले नहीं करें, क्योंकि अगर वही टैबलेट आप 1-2 घंटे बाद लेंगे तो वो इतना अच्छा काम नहीं करेगा। और अपने डॉक्टर से प्लीज़ कांटेक्ट में रहिए। बिल्कुल सर, आगे बात करते हैं, क्योंकि हमने बीमारियों की बात की है, लेकिन किस तरीके से ये जो मनोरोग हैं इनको डायग्नोस किया जाता है और उनके ट्रीटमेंट के लिए क्या कुछ किया जाता है? क्योंकि कई बार लोगों में डर बना रहता है कि इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा इससे ट्रीटमेंट में, क्या ट्रीटमेंट इसके लिए रहते हैं और कैसे अगर घर बैठे बेसिक जो स्टार्ट होते हैं ये जो भी बीमारी सिम्टम्स, उसमें घर बैठे इसको कैसे फेस किया जा सकता है? देखिए, क्या है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज़ है एक सस्पिशन रखना कि कहीं ना कहीं कोई बदलाव हो रहा है। हम ज़्यादातर अगर हमारे कोई बच्चा होता है, चाहे वाइफ होती हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो उनके साथ हम कई सालों से हमारा कांटेक्ट रहा है, तो हमें एक हाई लेवल ऑफ सस्पिशन रखना ज़रूरी है कि अगर कुछ व्यवहार में बदलाव आ रहा है, सोच में बदलाव आ रहा है या फिर नींद नहीं आ रही, तो कोई अगर ऐसा बदलाव है तो कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई मेंटल इलनेस हो सकती है। हमारे यहाँ जो नेशनल सर्वेस कर रहे हैं फॉर मेंटल इलनेस, जिसमें कि उन्होंने निकाला है कि एटलीस्ट 12% ऑफ पेशेंट्स जो है हमारी कंट्री में उनको डेफिनेटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मगर हमारे यहाँ ट्रीटमेंट गैप बहुत बड़ा है। मतलब कि अगर हम ये देखें तो 8 में से कोई एक व्यक्ति है जो कि ट्रीटमेंट ले रहा है। अच्छा, ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट गैप है। जो इंसिडेंस है बाहर के देशों से हमारे देश में कम है, मगर जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो उससे भी बहुत कम है। ठीक है, बाहर के देशों में वो आइडेंटिफाई करते हैं कि 40 to 50% हमारा ट्रीटमेंट गैप है, तो हर एक 2 में से 1% जो ट्रीटमेंट चाहिए वो नहीं आ रहा हमारे पास। हमारे यहाँ वो गैप आ जाता है कि ऑलमोस्ट 20% पीपल आर टेकिंग ट्रीटमेंट, 80% आर नॉट टेकिंग दैट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो वो एक अर्ली आइडेंटिफिकेशन, यस, तो वो एक अवेयरनेस जो है वो काफ़ी लैकिंग है। पहले कुछ दिक्कतें थी कि जैसे साइकेट्रिस्ट वर नॉट अवेलेबल, हेल्प वाज नॉट अवेलेबल, नाउ दे आर इजीली एक्सेसिबल टू द पीपल। अब जो थर्ड चीज़ है कि हमें सस्पिशन है, हमें अवेयरनेस है, तो उसके साथ साथ फिर हमें चाहिए कि हम अपने जो भी जाके डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट से जाके मिलें। जो ट्रीटमेंट मॉडल, जो आइडेंटिफिकेशन है, जैसा कि आपने पूछा, वो यूजुअली साइकेट्रिस्ट का इंटरव्यू के बेसिस पे होता है। अच्छा, इंटरव्यू के बेसिस पे कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं किस पर्सन में, उसकी वजह से उसकी फंक्शनिंग पे क्या क्या असर आ रहा है, क्या उसको काम करने में दिक्कत आ रही है, किन किन चीज़ों में दिक्कत आ रही है। एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है फैमिली हिस्ट्री का। अच्छा, ठीक है, कईयों में फैमिली हिस्ट्री भी होती है जो मेंटल इलनेस की होती है, जिसकी वजह से वो प्री डिस्पोज हो सकते हैं कि उनको कोई मेंटल इलनेस डेवलप हो जाए। ओके। और इसके साथ साथ कोई मेडिकल इलनेसेस भी हो सकती है, जैसे कि हमारे कॉलर ने भी पूछा था। ठीक है, चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे वो थायराइड हो, जिनकी वजह से भी कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस सब डेटा को एक साथ लेके उसको एनालाइज करके फिर ये डिसाइड किया जाता है कि एक पेशेंट का एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। बिल्कुल सर, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि इस पर जितनी ज़्यादा बात की जाए उतना ही कम है, ये मुद्दा ऐसा ही है, लेकिन समय की कमी के चलते हमें प्रोग्राम तो क्लोज करना ही पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले आपसे हम चाहेंगे कि एक बेसिक गाइडलाइंस जो भी लोग इनसे ग्रसित हैं, मनोरोग से, मनोविकार से, और उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं चाहूँगी संक्षिप्त में आप 5 लाइनर जो भी गाइडलाइन आप देना चाहें उनसे दीजिए। देखिए, मेरे लिए उनके लिए सबसे पहला ये मैसेज है कि समय बदल रहा है, और मैं अपने पेशेंट्स को भी ये कहता हूँ कि आज से अगर मान लीजिए मैं 300-400 साल पहले होता तो भगवान ने मेरे को एक डिसेबिलिटी दी है, मैं देख नहीं सकता, मगर मैंने अपनी इस डिसेबिलिटी को माना और मैंने इमीडिएटली जो बेस्ट ट्रीटमेंट था, चश्मा था, वो मैंने यूज़ किया। इसी तरीके से हम जितनी जल्दी अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उतना ही अच्छा है। तो अगर हम अपनी मेंटल इलनेस को मानते हैं और सबसे पहले उसके लिए सॉल्यूशन लेने में हिचकिचाएं नहीं। नंबर 2 जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं जिनमें कि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं और कईयों को तो बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट ही नहीं होते। ठीक है, इतने अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। थर्डली, ये दवाइयाँ हमेशा के लिए नहीं चलती हैं, हर एक डिसऑर्डर की गाइडलाइंस हैं जब तक आपको दवाइयाँ लेनी हैं, और उनके साथ साथ आप उन दवाइयों को बंद कर सकते हैं। फोर्थली, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
कई जो इलनेसेस हैं उनमें मेडिसिन के साथ साथ हो सकता है आपको साइकोथेरेपी की ज़रूरत पड़े या सिर्फ अकेले साइकोथेरेपी की ज़रूरत पड़े, तो वो ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, इसलिए हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। और पांचवी चीज़ जो हमें इम्पॉर्टेंट है वो है कि इसके साथ साथ एक अच्छा जीवन शैली दिनचर्या को फॉलो करने भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी बातें, इतनी अच्छी जानकारी आपने शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से मैं कहना चाहूँगी कि जीवन में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। अगर आप अपना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बैलेंस बना के रखेंगे, सामंजस्य रखेंगे, तो हर समस्या का समाधान आप खुद कर सकते हैं। इसी के साथ आप देखते रहिए हेलो डॉक्टर और डीडी राजस्थान। नमस्कार। नमस्कार।